Good afternoon, everyone. देखिए क्लास, आज से जो आपका नया टॉपिक स्टार्ट होगा दैट इज अ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, हमने हालांकि आपके लास्ट लेक्चर में भी बात की थी, तो सेल मेम्ब्रेन को हम और किस नाम से जानते हैं? सेल मेम्ब्रेन तो है ही, साथ में इसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, एक टर्म और देते हैं दैट इज अ प्लाज्मा लेमा। ठीक, इसे हम एक टर्म और देते, नहीं लिखवाया जाएगा, मैंने बताया भी लिखवाया जाएगा, है ना, भी इसे समझ लो, प्लाज्मा लेमा। इसके अलावा इसे हम एक टर्म और देते हैं, दिस इज अ सार्कोलेमा। क्लियर है? बट आप लोगों को सार्कोलेमा अभी नहीं सीखना है। सार्कोलेमा क्या होता है? जो हमारी मसल्स होती हैं, ठीक है ना, मसल्स में भी आपकी स्ट्रैटेड मसल्स, स्ट्रैटेड मसल्स की जितनी भी आपकी सेल प्लाज्मा हो, मतलब आपकी जो मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, सेल मेम्ब्रेन, उन्हें हम वहां पर सेल मेम्ब्रेन नहीं बोलते हैं मसल्स में। मसल्स में हमेशा से सेल मेम्ब्रेन को आपका सार्कोलेमा ही कहा जाता है। क्लियर है? अब चूंकि यहाँ पर हम एक जनरल स्टडी कर रहे हैं सेल की, तो यहाँ पर्टिकुलर सेल के बारे में हमें अभी नहीं सीखना है। तो यहाँ पे सार्कोलेमा को भी आप फिलहाल भूल जाइएगा, बट कभी कभी वाइवा में पूछ लिया जाता है कि सार्कोलेमा क्या है, तब आपको पता होना चाहिए। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम और किस नाम से जानते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा के नाम से। ठीक है, इसकी अगर हम डिस्कवरी की बात करें तो देखिए, हालांकि आप जानते हैं डिस्कवरी तो किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने ही की थी, है ना, तो रॉबर्ट हुक ने की थी। बट ये जो टर्म है आपका प्लाज्मा लेमा, ठीक है, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ये टर्म आपके रॉबर्ट हुक ने नहीं दिया था। ठीक है, किसने टर्म दिया था? तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था नागेली। ठीक है ना, नागेली ने ये टर्म दिया था, प्रपोज किया था। आफ्टर दैट अगर हम बात करें अकरेंस की, कि ये कहाँ प्रेजेंट होती है, ठीक है, तो सभी सेल्स में, ठीक है ना, इट प्रेजेंट इन ऑल सेल्स। क्लियर है? जितनी भी सेल्स होंगी उन सभी में प्रेजेंट होती है। लेकिन ये अगर हम बात करें इन एनिमल सेल, इन एनिमल सेल, तो एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन हमेशा से आउटर मेम्ब्रेन के फॉर्म में रहती है। आउटर मेम्ब्रेन समझते हैं, सबसे बाहरी तरफ जो मेम्ब्रेन होगी उसे। ठीक है, लेकिन जब हम बात करें इन प्लांट सेल, प्लांट सेल में कहा होती है? ये सेल वॉल के नीचे प्रेजेंट होती है। ठीक है ना, उसमें आपकी ये आउटर मेम्ब्रेन नहीं होगी, वहां पर सेल वॉल के नीचे प्रेजेंट होती है। लेकिन हम लोग चूंकि जूलॉजी पढ़ रहे हैं तो हमें प्लांट सेल से कोई मतलब नहीं है, तो एनिमल सेल की हम बात कर लेते हैं। तो एनिमल सेल में सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है ये। क्लियर है? अब हम इसकी बात करते हैं थिकनेस की। थिकनेस मतलब ये कितनी मोटी होती है। ठीक है, तो इसका जो थिकनेस है वो देखने के लिए मिलेगी अप्रोक्स 75 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है? ये किसकी बनी होती है? इट इज मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन। ठीक है, किसकी बनी होती है? लिपोप्रोटीन की। लिपोप्रोटीन जानते हैं क्या होता है? ये टर्म जानते हैं आप? यस या नो? दो ही चीज होती है। नहीं, सीखने ही आयो, सीखो। लिपोप्रोटीन मतलब प्रोटीन की बनी होगी और साथ में लिपिड की बनी होती है।
ठीक है ना। तो मतलब लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। कैसे होगी? यहां पर होगा प्रोटीन, ठीक। प्रोटीन मतलब बाहर की तरफ प्रोटीन, आउटर लेयर है आपकी प्रोटीन की, इनर लेयर भी प्रोटीन की है, लेकिन जो बीच में सैंडविच बनता है उसे हम बोलते हैं लिपिड। ठीक है, लिपिड होती है। क्लियर है? तो इस तरह प्रोटीन, लिपिड, प्रोटीन की बनी होती है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसकी टोटल थिकनेस कितनी बताई है मैंने? 75 एंगस्ट्रॉम। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्लास जब हम लोग बात कर रहे हैं ना थिकनेस के बारे में, तो सभी जितनी भी हमारी बॉडी में सेल होंगी उन सब में ये ही देखने के लिए नहीं मिलेगी, इतनी थिकनेस नहीं होती है। इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, ठीक है ना। एक्सेप्शंस में आप जान सकते हैं, एक तो आरबीसी, आरबीसी होती है ना हम लोगों में, रेड ब्लड सेल्स, उनकी जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी उसका 75 एंगस्ट्रॉम थिकनेस नहीं होगी। साथ में जो एपिथेलियल सेल्स होती है, ठीक है, उसमें भी इसकी इतनी वो देखने के लिए नहीं मिलेगी थिकनेस। लेकिन नॉर्मली हम बात करते हैं किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो उसकी थिकनेस कोई पूछता है तब आपको बताना पड़ेगा कितनी होती है, 75 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है? गुड। तो एक काम कीजिए, पहले कुछ लिख लीजिए डेफिनेशन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझते तो है ना, जो आपकी साइटोप्लाज्म को चारों तरफ से बाउंड करके रखती है, उसे हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसीलिए हम कहीं कहीं इसको साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? ये मैंने एक्चुअली लास्ट लेक्चर में बता दिया था इसलिए। देखिए डेफिनेशन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन forms the outermost boundary of cytoplasm which separate which it from the extracellular environment and helps to maintain the difference in ionic concentration of the cytoplasm and the surroundings. Next heading, occurrence. कहाँ कहाँ पाई जाती है? In the animal cell, comma, plasma membrane is the outermost membrane but in plant cell and bacterial cell आपका कंप्लीट हो चुका है ना? Bacterial cell, its presence in below the cell wall. Next heading, thickness.
The cell membrane is made up of लिपोप्रोटीन, ब्रैकेट में लिख लेना लिपिड प्लस प्रोटीन, ठीक है। लिपोप्रोटीन, the plasma membrane has thickness of 75 angstrom नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा अल्ट्रा स्ट्रक्चर। अल्ट्रा स्ट्रक्चर, अच्छा तुमने जहां पर ये सेल मेम्ब्रेन का लिखा है ना, जगह है थोड़ी बहुत ये डायग्राम बनाने के लिए, ये वाला। हाँ तो एक डायग्राम बनाओ पहले, एक नॉर्मल, फिर इसके बाद स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे, अल्ट्रा स्ट्रक्चर। ओके इसमें लिखिए अल्ट्रा स्ट्रक्चर में फर्स्ट हेडिंग क्या हुआ? ओके अल्ट्रा स्ट्रक्चर, इसमें फर्स्ट हेडिंग लिखिएगा यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट। सेकंड लिखना, सेकंड पॉइंट सिंगर एंड निकोलसन फ्लड मोसैक मॉडल, मोसैक MOSAIC, मोसैक मॉडल, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं इसमें अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में। फर्स्ट है यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट, ठीक है। आपकी बुक में यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट के नाम से दिया हुआ है, बट एग्जाम में जो आ सकता है वो रॉबर्टसन के नाम से आ सकता है, ठीक है ना, रॉबर्टसन्स यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर। साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्टसन, रॉबर्टसन, ठीक है ना। उन्होंने दिया था 1959 में, ठीक है। उन्होंने ये कहा था कि ये जो हमारी सेल होती है, ठीक है ना, और सेल की सेल मेम्ब्रेन जो होगी, क्लियर है, वो सबसे बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट होती है बताओ? प्रोटीन, सॉरी लेयर, ठीक है। अंदर और बाहर की तरफ तो प्रोटीन है, लेकिन ये बीच में जो लिपिड वाला रीजन होता है, ठीक है, इसमें लिपिड हमेशा से किस अवस्था में मौजूद रहेगा? बाई लेयर। कैसा? बाई लेयर। बाई लेयर समझते हो ना, दो लेयर, ठीक है। ये मैं दो लेयर यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ। तो देखिए
एक लेयर ये है, एक लेयर ये, ठीक है ना। तो लिपिड की बाई लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये क्या है, लिपिड बाई लेयर, ठीक है ना, समझ में आई। उन्होंने ये कहा था कि जो प्रोटीन का जो बाहर की तरफ और इनर प्रोलेयर जो है प्रोटीन की, वो होगी अप्रोक्स 20 एंगस्ट्रॉम की। कितनी होगी, 20 एंगस्ट्रॉम की, जबकि जो बीच का बाइलेयर लिपिड है ये रीजन होता है 35 एंगस्ट्रॉम का। समझ में आया, ये बात उन्होंने कहा था। रॉबर्टसन ने, मतलब एक बार फिर बात को समझते हैं, रॉबर्टसन ने कहा कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, जो सभी में सेल्स के ऊपर आउटर मोस्ट लेयर के रूप में प्रेजेंट रहती है, ये हमेशा 3 लेयर से मिलकर बनी होती है, ठीक है ना। ट्राई स्ट्रेटेड है ये। इसमें क्या रहेगा, बाहर और अंदर की तरफ प्रोटीन लेयर प्रेजेंट रहता है जो होगा 20 एंगस्ट्रॉम थिकनेस का, जबकि जो लिपिड बाई लेयर होती है उसकी थिकनेस 35 एंगस्ट्रॉम देखने के लिए मिलती है। तो उन्होंने कहा कि जो टोटल होती है आपकी, ठीक है ना, सेल मेम्ब्रेन, ये होती है 75 एंगस्ट्रॉम थिकनेस। समझ में आया, जो हमने ऑलरेडी बात की थी, क्लियर है। तो ये बात किसने बताया था, रॉबर्टसन ने, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो आपके अल्ट्रा स्ट्रक्चर आप पढ़ रहे हैं ना, दोनों दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आते ही आते हैं। तो जहां आपने अल्ट्रा स्ट्रक्चर लिखा है वहां इंपॉर्टेंट जरूर लिख लीजिएगा, क्लियर। इसमें फर्स्ट पॉइंट में लिखिए आप, रॉबर्टसन ब्रैकेट में 1959, फॉरवर्ड दिस यूनिट मेम्ब्रेन और ट्राइलैमिनर, ट्राई मीन 3, ठीक है ना, 3 लेयर की बनी होती है, ट्राइलैमिनर स्ट्रक्चर मॉडल। The unit membrane is, यूनिट मतलब होता है एक, ठीक है ना, यूनिट मतलब एक होता है। The unit membrane is trilaminar with a bilipid layer between two protein layer. Each protein is 20 angstrom in thickness with a bimolecular lipid layer 35 angstrom in thickness. The protein is asymmetrical that is मतलब IE लिखना, on the other surface is, जो आउटर सरफेस है ना, आउटर सरफेस वो बना होगा आपका म्यूकोप्रोटीन का। किसका बना होगा, म्यूकोप्रोटीन का। आउटर सरफेस इज म्यूकोप्रोटीन while on the inner surface is non mucoid protein,
ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, सिंगर एंड निकोलसन फ्लड मोज़ेक मॉडल। ये डायग्राम बना लिया था? ठीक है, तो नेक्स्ट लिखिए हेडिंग, सिंगर एंड निकोलसन फ्लड मोज़ेक आप भी बनाते चलिएगा, ठीक है। हो गया, गुड। देखिए, यहाँ हम बात कर रहे हैं सिंगर एंड निकोलसन के बारे में।
अल्ट्रा स्ट्रक्चर में क्या है, सिंगल ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लास, ठीक है, ये बहुत आता है आपका। सिंगर एंड निकोलसन नाम के दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1972 में सेल मेम्ब्रेन के अल्ट्रा स्ट्रक्चर का एक डायग्राम दिया था, मतलब एक हाइपोथेसिस प्रेजेंट की थी। उनके अकॉर्डिंग आप जानते हैं कि यहाँ पर दो प्रोटीन होंगी, प्रोटीन के बीच में लिपिड प्रेजेंट होगी, क्लियर है। तो इन्होंने जो प्रोटीन बताई थी, उन्होंने कहा कि हमारी सेल मेम्ब्रेन में 2 टाइप्स की स्पेशल प्रोटीन होती है, ठीक है, जिसमें फर्स्ट होगी आपकी इंट्रिंसिक, मतलब ये रही इंट्रिंसिक प्रोटीन, ये ठीक, एक होती है एक्सट्रिंसिक, ये रही आपकी एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। तो 2 टाइप्स की उन्होंने प्रोटीन बताया था, लेकिन उन्होंने क्या कहा, ये जो इंट्रिंसिक प्रोटीन होती है ये आपके लिपिड बाइलेयर में या तो पूरी तरह से या फिर आधी, समझ में आ रही है, या तो पूरी तरह से या फिर आधी रूप से क्या रहती है, इसमें धसी रहती है, समझ में आ रही है, मतलब धसना समझते हो ना, किसी में धस जाना, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो प्रोटीन है इंट्रिंसिक प्रोटीन, या तो पूरी तरीके से लिपिड लेयर में ही प्रेजेंट होगी या फिर थोड़ी बाहर निकली हुई भी हो सकती है, तो या तो आधी तरीके से या पूरी तरीके से उसमें धसी हुई रहती है, क्लियर है। यहाँ पर क्लास अगर हम बात करें तो ये आप लोग सेकंड ईयर में पढ़ोगे कि इसमें बताया जाता है, आपने न्यूरॉन पढ़ा होगा 12th में, न्यूरॉन पढ़ा था, नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम में जब उसकी मैकेनिज्म हम लोग पढ़ते हैं तो ये कहा जाता है कि जो भी हमारी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, जैसे ही कोई इम्पल्स हमें मिलता है, ठीक है, तो क्या होता है, हमारी सेल मेम्ब्रेन के चैनल्स जो होते हैं वो सोडियम आयंस के लिए खुल जाते हैं, यहाँ से सोडियम आयन बहुत ज्यादा हमारी सेल के अंदर एंट्री करने लगते हैं, ऐसा हमें कहा जाता है। बट ये नहीं बताया जाता ये चैनल्स क्या होते हैं, ये कह दिया जाता है कि चैनल्स होते हैं, ठीक है। एक्चुअली वो चैनल्स कुछ नहीं, ये ही होते हैं आपके इंट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है ना। कहने की बात ये है, यहाँ से होता हुआ कोई भी पदार्थ सेल के अंदर प्रवेश कर सकता है, ठीक है, मतलब एंट्री कर सकता है, और यहाँ से भी कोई भी आपका मटेरियल जो है, कोई भी आयन जो है, वो इस इंट्रिंसिक प्रोटीन से होते हुए बाहर निकल सकता है, क्लियर है। एग्जिट और एंट्री के लिए एक चैनल की तरह काम करता है इंट्रिंसिक प्रोटीन, क्लियर है। और दूसरी खास बात, यहाँ पर दूसरी टाइप के जो बताए थे प्रोटीन होते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन ऐसे प्रोटीन होते हैं जो आपकी लिपिड बाई लेयर के साथ बहुत लूजली अटैच रहते हैं, लूजली समझते हो ना, एकदम ढीले तरीके से अटैच रहते हैं। कहने की बात ये है, अगर मैं चाहूँ तो इसको बहुत जल्दी अलग कर सकती हूँ, खींचो यहाँ से, ये अलग हो जाएंगे, है ना। तो कहने की बात ये है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन हमेशा लिपिड बाई लेयर के साथ बहुत लूजली अटैच रहती है, जबकि इंट्रिंसिक प्रोटीन पूरी तरीके से या फिर आधी तरीके से उसमें धसी रहती है, क्लियर है। अगर हम इन दोनों प्रोटीन के बारे में बात करें तो इनमें से हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन को इस लिपिड बाई लेयर में से बहुत आसानी से अलग कर सकते हैं, जबकि हम इंट्रिंसिक प्रोटीन को अलग करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, क्लियर है ये बात, समझ में आई बात। अच्छा, जब हम लोग बात कर रहे हैं लिपिड बाइलेयर की, ठीक है, तो लिपिड बाइलेयर में यहाँ पे 2 टर्म्स देखने के लिए मिलेगा, दिस इज अ हेड एंड दिस इज अ टेल, ठीक है, किसकी है ये टेल, आपकी लिपिड बाइलेयर में, क्लियर है। तो यहाँ पर हम 2 टर्म्स पढ़ते हैं, एक होता है हाइड्रोफोबिक, एक होता है हाइड्रोफिलिक, ठीक है। यहाँ पे जो हेड है आपका, ठीक है, ये हेड कैसा होगा आपका, हाइड्रोफिलिक होगा। हाइड्रोफिलिक से मतलब है ये हमेशा वाटर की तरफ प्रेजेंट रहेगा, कहाँ प्रेजेंट रहेगा, वाटर की तरफ। यहाँ पर क्या चीज प्रेजेंट होगा, वाटर, इंटरस्टिशियल फ्लड होता है, एम आई राइट, ये समझ में आ रही है। एक होता है आप लोगों का टेल, लिपिड की जो टेल है,
ये होती है हाइड्रोफोबिक टाइप की। हाइड्रोफोबिक, फोबिक मतलब होता है, अगर मैं नॉर्मल भाषा में बताऊं तो डर। समझ में आ रही है? डरते हैं ये हाइड्रोफोबिक। किससे डरते हैं? पानी से। मतलब जहां पानी होगा वहां प्रेजेंट नहीं होगे, दूसरी तरफ। वाटर से डर रहे हैं तो कहाँ जाएंगे? ये लिपिड की तरफ। सीधी सी बात है। तो इसका जो टेल रीजन होता है वो कहाँ प्रेजेंट होगा? लिपिड के अंदर की तरफ। जबकि हेड रीजन आपके हाइड्रोफिलिक होने की वजह से यहाँ वाटर की तरफ प्रेजेंट रहते हैं। समझ में आई? तो ये बात किसने कहा था? आपका सिंगर एंड निकोलसन ने। उन्होंने ये कहा था यहाँ पे जो मॉडल होता है कैसा है आपका? क्वेसी फ्लड है। क्वेसी फ्लड से मतलब है सेमी फ्लड। यहाँ पे मैंने वाटर के बारे में भी बात की है, आपके लिपिड बाई लेयर के बारे में भी बात की है ना। तो यहाँ पे जो मॉडल था कैसा था? थोड़ा सा सेमी लिक्विड टाइप का था, इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं? सिंगर एंड निकोलसन मोज़ेक मॉडल, लिक्विड मोज़ेक मॉडल। क्लियर है? कोई परेशानी? ये सिंगर एंड निकोलसन के इसमें क्लियर है? डायग्राम बना लिया? गुड, वेरी नाइस। चले लिखे फिर। अच्छा, इस डायग्राम को क्लियर कर लेना, ये आएगा ऐसा मान के चले हम। इसमें लिखे आप this model was proposed by Singer and Nicholson। कब दिया था? 1972 में। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 1972, ब्रैकेट क्लोज। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इसका अलग से रजिस्टर बना लेना जूलॉजी का। डेली आओगे ना? आप तो डेली आओगे ना? बिल्कुल। तो एक अलग से नोट्स बनेंगे, ठीक है? कंडक्ट यहाँ पे लिखवाए जाते हैं ना, डिक्टेट कराते हैं हम। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, द लिपिड मॉलिक्यूल in the membrane are arranged in the form of a bimolecular layer so that their hydrophilic head, ठीक है, hydrophilic head constitute the bottom surface and the top surface, while hydrophobic tail are buried in the membrane. The proteins are arranged in two forms. Two forms. Some of the proteins are present superficially on the outer and inner surface of membrane.
inner surface of membrane and are easy to remove. एक्सट्रिंसिक को हम इजी रिमूव कर सकते हैं ना, easy to remove. Such proteins are known as extrinsic. ब्रैकेट में लिखिएगा पेरिफेरल, ब्रैकेट क्लोज, प्रोटीन. प्रोटीन पेरिफेरल का मतलब भी वही होता है जो एकदम बाउंड्री पे प्रेजेंट होती है, ठीक है ना, पेरिफेरल. अदर टाइप ऑफ प्रोटीन penetrate the membrane surface and bimolecular lipid layer partially और wholly, WHOLLY, या तो पूरी तरह से उसे पेनिट्रेट करती है, धसी रहती है, बताया था अभी, या फिर पार्शियली उसमें प्रेजेंट रहेगी. Such proteins are known as intrinsic protein these proteins can't be removed easily and presented more than 70% of the two types. Of the two types. सबसे ज्यादा यही बनाती है आपकी, ठीक है ना. The quasi fluid nature of quasi fluid कैसा होता है ये quasi fluid, बता दें, सेमी लिक्विड टाइप का होता है ये. वैसे आप लोग जानते तो होंगे सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सेमी परमेएबल होती है, या मैं ये कहूँ सेलेक्टिव परमेएबल होती है. सेलेक्टिव परमेएबल से मतलब है कि वो सेलेक्ट करती है कि मुझे अपने अंदर किसको आने देना है, किसको अंदर आने नहीं देना है, ठीक है ना. तो ये सेलेक्टिव परमेएबल टाइप की होती है. जैसे मैंने यहाँ चैनल्स बताए ना सोडियम आयन के, यहाँ सारे चैनल सोडियम आयन के नहीं होंगे, कुछ चैनल पोटेशियम आयन के भी होंगे, कुछ चैनल्स कैल्शियम आयन के भी होंगे, ठीक है. तो यहाँ मेम्ब्रेन पर हर एक आयन के लिए अलग अलग चैनल प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि सभी का साइज वेरी करता है, तो एक ही साइज के तो नहीं होते हैं ना, सभी का मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग होता है. तो जाहिर सी बात है सफेदी चैनल्स भी फिर आपको अलग अलग देखने के लिए ही मिलेंगे. क्लियर है. देखिए द क्वासी फ्लड नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन explain the movement of protein molecules of reasonable sizes of reasonable sizes across the membrane. Clear? नेक्स्ट हेडिंग लिखिए केमिकल कॉम्पोजिशन.
केमिकल कॉम्पोजिशन, फर्स्ट पॉइंट लिपिड, लिपिड प्रेजेंट होता है ना इसमें, लिपिड में आगे डैश करके लिखिएगा 40%। सेकंड पॉइंट प्रोटीन 59%। थर्ड पॉइंट कार्बोहाइड्रेट 1%। फोर्थ पॉइंट एंजाइम्स 30 टाइप्स, 30 टाइप्स, ठीक है। अब हेडिंग लिखिए आप, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फंक्शन के बारे में जब हम लोग बात करते हैं ना, तो पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? आप लोगों के में जो क्वेश्चन अराइज होते हैं, जैसे क्वेश्चन आते हैं, वो डिफरेंस के वेज में आते हैं, ठीक है। डायरेक्ट बहुत ही कम पूछे जाते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कार्य बताइए, ठीक है, या मतलब डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं आपके डिफरेंस बिटवीन एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, ऑस्मोसिस या किसी अदर के उससे। क्लियर है ना? तो इसका डिफरेंस आते हैं यहाँ पर। तो फंक्शन में सबसे फर्स्ट है इसका कि इसमें एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। तो एंडोसाइटोसिस क्या होता है? तो देखिए, एंड मतलब इनटेक, अंदर लेना, ठीक। साइट, साइट वर्ड आप जहां भी देखते हैं उसका मतलब होता है सेल, ठीक है ना। तो एंडोसाइटोसिस में सेल क्या करती है? किसी भी फूड मटेरियल को या किसी भी आपके सब्सटेंस को टेक करेगी अपने अंदर, अंदर, ठीक है, समझ में आ रही है? अपने अंदर लेगी। जबकि एक्सो मतलब होता है आउट, बाहर निकालना, साइट, साइट मतलब सेल। तो इसमें सेल जो है अपने अंदर से कोई भी सब्सटेंस जो है बाहर एक्सक्रीट करेगी, ठीक है। तो वो प्रोसेस जिसमें आपकी सेल जो है किसी भी सब्सटेंस को बाहर एक्सक्रीट करती है उसे हम बोल देते हैं एक्सोसाइटोसिस। जिसमें वो इनटेक करती है उसे हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। क्लियर है? एंडोसाइटोसिस आपकी टू टाइप्स की होती है। एक होती है फैगोसाइटोसिस, एक होती है पिनोसाइटोसिस। समझ में आ रही है बात? फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस में जो एक बेसिक डिफरेंस होता है वो ये होगा कि इसमें जो भी इनगल्फ तो किए ही जा रहे हैं, चेक तो किए जा रहे हैं, बट अगर ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनका साइज मॉलिक्यूल जो है, ठीक है ना, मॉलिक्यूल का साइज जो है वो बड़ा है, ठीक है ना, लार्ज मॉलिक्यूल साइज है, तो वो फैगोसाइटोसिस प्रोसेस से इनगल्फ किए जाएंगे। जबकि ऐसे सब्सटेंस जिनका साइज छोटा है उन्हें वो पिनोसाइटोसिस मेथड से इनगल्फ करेगा। कोई दिक्कत समझ में आ रही है? ठीक है। जैसे हम लोग कुछ भी खाना खाते हैं, ठीक है, तो उनका डाइजेशन होता है, डाइजेशन होता है। डाइजेशन होने के बाद वो जो विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, उन सबको ब्रेक डाउन कर दिया जाता है, उनको क्या किया जाता है? इनगल्फ किया जाता है सेल्स के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे फैगोसाइटोसिस या पिनोसाइटोसिस, इन्हीं दो मेथड से हम लोग कर सकते हैं। आप लोग फैगोसाइटोसिस टर्म को अच्छे से स्टडी कर लेना यहाँ पर, क्योंकि फैगोसाइटोसिस अगर आपने कर लिया ये आपके भविष्य में काम आएगा, सेकेंड ईयर में भी है ये,
ये सिर्फ हम यहाँ पर सेल के फंक्शन नहीं, हम लोग यहाँ उसमें भी पढ़ेंगे, इम्यूनोलॉजी में भी, ठीक है ना। फैगोसाइटोसिस प्रोसेस से ही हमारी बॉडी में जो डब्ल्यूबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी में मैक्रोफेजेस होते हैं, ठीक है, वो फैगोसाइटोसिस मेथड से किसी एंटीजन को मारते हैं। एंटीजन कोई भी हो सकता है, बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है ना। तो फैगोसाइटोसिस मतलब उसको खा जाते हैं, कहने की बात ही है, उसको किल कर देते हैं। क्लियर है? तो जरा लिखिए इसमें, फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस इसमें लिखिए, when cell intake the substance this process is known as endocytosis. ठीक है, it has two types. It has two types. First, phagocytosis. ठीक है, तो जरा एक डायग्राम बना लेना। हो गया? देखिए, यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं आपकी फैगोसाइटोसिस के बारे में, जिसमें ये फैगो, ठीक है, ये एक ग्रीक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है फैगोस। फैगोस से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब है दूसरों को खाना, दूसरों को किल कर देना। समझ में आया? यहाँ पर क्या होगा, ये आपके कोई फूड स्टफ है जिसका साइज बड़ा है, ठीक है। ये जैसे ही किसी सेल मेम्ब्रेन के पास में जाते हैं तो पहले ही सेल मेम्ब्रेन क्या करेगी, उसको चारों तरफ से इस तरह से घेर लेगी।
ठीक है, घेरने के बाद उसको फिर एनगल्फ कर लेगी, मतलब अपने अंदर ले लेगी। क्लियर है? ये यहाँ से इस तरह से पहले इसको घेरने के बाद इसको फिर ये क्या करेगी, यहाँ से ये अंदर आ जाएगा, ये देखो। क्लियर है? तो यहाँ पर अब क्या होता है, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? जिसे हम लोग बोलते हैं लाइसोसोम। ठीक है, ये लाइसोसोम जब आपके इस फूड स्टफ के साथ मिल जाता है तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फैगोसोम। क्या बोलते हैं? फैगोसोम। क्लियर है? यहाँ पर अब लाइसोसोम है, तो लाइसोसोम के पास एक तो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, साथ में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। जानते हैं लाइसोसोम तो सोसाइटल बैग्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि अपने आप फट जाती है इसीलिए, है ना। तो यहाँ पर डाइजेस्टिव एंजाइम के तौर पर इसको लीजिएगा। क्लियर है? तो ये क्या करेगी, इसको डाइजेस्ट करेगी। ठीक है, हम कहते हैं ना, कभी कभी सुनते हो कि रोना हमारी आंखों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। क्यों होता है? उससे तो आंखें खराब होती हैं, लाल हो जाती हैं। फायदा क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो टीयर होते हैं, हमारे जो आंसू होते हैं, उसमें लाइसोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ हमारी आंख में जितने बैक्टीरिया या वायरस, जो भी छोटे 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 आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उनको ये डाइजेस्ट कर देता है, उनको मार देता है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो अभी क्या करेगा, इस लार्ज मॉलिक्यूल पर काम करके उसको धीरे धीरे डाइजेस्ट करने की कोशिश करेगा। इस स्ट्रक्चर को मैंने टर्म क्या दिया है, फैगोसोम। फैगोसोम पर अब ये जो आपका लार्ज साइज मॉलिक्यूल है, इसका डाइजेशन होगा, तो कैसी हो गई, ये थोड़ी अमीबॉइड शेप की देखने के लिए मिली है, इसीलिए इसको हमने बोल दिया डाइजेस्टिव वैक्यूल। वैक्यूल बात वही है, कोई भी वैक्यूल जिसमें आपका डाइजेस्टिव एंजाइम और फूड स्टफ एक साथ है। क्लियर है? यहाँ पर इसका डाइजेशन हो गया, डाइजेशन होने के बाद ये जैसे ही सेल मेम्ब्रेन से बाहर फेंक दी जाती है। क्लियर है? समझ में आया? तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है, इसी को हम बोल देते हैं फेगोसाइटोसिस। क्लियर? लिखे जरा। द ingestion of solid particles by a cell through the plasma membrane is known as phagocytosis. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अमीबा and WBC are able to engulf। अमीबा तो इसी तरह से वो करता है अपना डाइजेशन, उसका जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसी एनगल्फमेंट से तो करता है, अपने जो भी उसका फूड मटेरियल होता है उसको खाता है। एनगल्फ लार्ज पार्टिकल्स और बैक्टीरिया by extending out around them pseudopodia। pseudopodia समझते हो? नहीं, देखो pseudopodia क्या होता है, तो टाइम अप है, अब इसके बारे में हम कल ही बताएंगे। ठीक है, pseudopodia समझे आप। अमीबा जानते हैं हम, ये अमीबा। ठीक है, pseudopodia, pseudo मीन होता है फॉल्स, झूठे, पोडिया मीन होता है फुट। ठीक है, तो यहाँ पे झूठे पैर होते हैं। कैसे? अमीबा जब चलता है ना, तो उसका एक पर्टिकुलर पैर नहीं होता, हमारा एक ही साइज है पैर का, हम चाहे आगे चले पीछे रखें, बट हमारे पैर का साइज एक ही है, हमारा फॉल्स नहीं है। बट अमीबा का साइज जो है वेरी करता रहता है, कभी तो इस शेप का होगा, कभी फिर वो इस शेप का हो जाता है, कभी फिर वो और उससे, तो मतलब कभी फॉल्स फुट जो है आगे बनाता है, फिर बिगड़ जाते हैं, फिर बनते हैं, फिर बिगड़ते हैं, है ना। तो बनते बिगड़ते रहने की जो प्रोसेस होती है उसको हम स्यूडोपोडिया बोलते हैं। यहाँ पर ये जो टर्म देख रहे हैं आप, ये आपका स्यूडोपोडिया तरीके से ही है, क्योंकि क्या हमेशा इसी फॉर्म में रहती है इस तरह से आपकी सेल मेम्ब्रेन,
ऑफ कोर्स नॉट। ये जब गल्फ कर रही है, आपको इनगल्फ कर रही है किसी फूड मटेरियल को, तभी तो इस टाइप से देखने के लिए मिल रही है हमें। समझ में आ रही है बात? तो इस तरह से आपको देखने के लिए मिलता है। स्यूडोपोडिया का मतलब समझ में आया? कोई भी पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्यूडोपोडिया, यू कैन से इट इज अ फॉल्स फुट। ठीक है, तो ये फॉल्स फुट होते हैं जिसे अमीबा शो करता है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी हम कल बात करते हैं।